Hello students, how are you all? I hope you will be very fine at your homes. Dear students, first of all I welcome you in this online video organized by Dr. Denpal Saraswati Vidya Mandir Inter College, Bellary. Dear students, you will be very glad to know that in today's online video we shall read lesson number 4 of your English Rainbow book नेम्ड ए विज़िट टू कैम्ब्रिज। आज हम लेसन नंबर 4 को, जिसका नाम है ए विज़िट टू कैम्ब्रिज, का अध्ययन करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल है ए विज़िट टू कैम्ब्रिज, तो मैं बताना चाहूँगा विज़िट हमारा प्रस्थान कहलाता है, गमन कहलाता है, और कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी का नाम है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में है और यहाँ पर जो हमारे नरेटर हैं इस चैप्टर में कहानी को बताने वाले हैं, जिनका नाम है फिरदौस कांगा, अर्थात इस चैप्टर के राइटर फिरदौस कांगा जी हैं और उनका जाना होता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में, और वहाँ उस घटना के बारे में वो हमें इस चैप्टर के माध्यम से बताते हैं कि फिरदौस कांगा जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिनका नाम स्टीफन हॉकिंग था, उनसे मिले और उनसे बातचीत की, और उन्होंने स्टीफन हॉकिंग जो साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं अपने लिए, उनसे मिलने के बाद उन्हें क्या महसूस हुआ, क्या मन में विचार आए, क्या उन्हें प्रश्नों का उत्तर मिला, इस लेसन के माध्यम से वो हमारे सामने रखते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि फिरदौस कांगा जी जो इस चैप्टर के राइटर हैं, वो एक शारीरिक बीमारी से ग्रस्त हैं। फिरदौस कांगा जी बचपन से ही अपने ब्रिटल बोन्स की बीमारी से ग्रसित हैं। ब्रिटल बोन्स बीमारी क्या होती है? ब्रिटल बोन्स जो है कमज़ोर हड्डियाँ। फिरदौस कांगा जी जब पैदा हुए थे तो उनकी जो हड्डियाँ थीं, अस्थियाँ थीं, वो इतनी कमज़ोर थीं कि वो अपने शरीर का संतुलन भी नहीं बना सकते थे। तो उन्हें मजबूरन विवश होकर व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा, और बचपन से ही व्हील चेयर पर रहकर अपने जीवन यापन कर रहे हैं, और एक बहुत जाने माने राइटर हैं और जर्नलिस्ट हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, पढ़कर जानेंगे फिरदौस कांगा जी के बारे में और स्टीफन हॉकिंग के बारे में। तो देखिए, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। दिस इज़ द स्टोरी, ये कहानी है ऑफ ए मीटिंग, एक मिलने की। मीटिंग क्या होती है? मिलना। बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, दो असाधारण लोगों के बीच, यानी कि दो असाधारण लोग मिलते हैं। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड, तो वे दोनों ही व्यक्ति जो हैं वो निःशक्त जन हैं, अर्थात शारीरिक रूप से अक्षम हैं। स्टीफन हॉकिंग, एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हु सफ़र्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग, जो स्टीफन हॉकिंग जी हैं, ये एक बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट का अर्थ होता है खगोल शास्त्री। ठीक है, तारों से संबंधित खगोल शास्त्री, जो खगोल शास्त्र में बहुत बड़ी खोज करते हैं। तो ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट होकर एक साइंटिस्ट का दर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन हु सफ़र्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, लेकिन ये शारीरिक रूप से कष्ट उठाते हैं। किसके लिए पीड़ित हैं? लकवा नामक बीमारी से। तो स्टीफन हॉकिंग जो थे वो लकवे की बीमारी से ग्रसित हो गए थे, जिसकी वजह से इनका पूरा शरीर कार्य नहीं करता था और बोलना भी बहुत मुश्किल से हो पाता था। सिर्फ इनका मस्तिष्क कार्य करता था और आँखों के माध्यम से कुछ उंगलियों के मूवमेंट से ये अपने
कार्य को किया करते थे। इनके लिए एक स्पेशल व्हील चेयर भी बनवाई गई थी जो कंप्यूटराइज्ड थी। उसमें ये इनके मन में जो भी विचार आते थे ये कंप्यूटर पे लगे हुए उन बटन्स को प्रेस करके अपनी जो भी मन में संवेदनाएं होती थी या मन में विचार होते थे वो कंप्यूटराइज पर कंप्यूटर के माध्यम से एक्सप्रेस करते थे, उन्हें बताते थे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हु सफ़र्स ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, जो एक प्रकार की लकवा नामक बीमारी से ग्रसित थे, दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर, जिसने उन्हें सीमित कर दिया एक व्हील चेयर पर। ये हमेशा व्हील चेयर पर ही बैठा करते थे। एंड अलोज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स, और उन्हें करने दिया करती थी टू स्पीक, बोलने के लिए, मतलब वो व्हील चेयर जो थी उनकी वो उन्हें बोलने के लिए परमिशन देती थी या अलोज करती थी ओनली बाय पंचिंग बटन्स, केवल बटन्स को दबाते हुए, ऑन एक कंप्यूटर पर। ठीक है। फिरदौस कांगा ये राइटर, फिरदौस कांगा जो एक लेखक हैं एंड अ जर्नलिस्ट हैं, हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो रहते हैं और काम करते हैं, कहाँ पर करते हैं? मुंबई में। ये मुंबई के बहुत बड़े राइटर हैं और जर्नलिस्ट हैं। कांगा वाज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स, कांगा जी का जन्म हुआ था नाजुक हड्डियों के साथ, अर्थात उनके शरीर की जो हड्डियां हैं बहुत भंगुर थीं, मुलायम थीं, यानी कि कमज़ोर थीं। एंड लाइक हॉकिंग, और हॉकिंग की तरह मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, तो वो भी हॉकिंग की तरह ही क्या करते थे? व्हील चेयर पर चलते फिरते थे। तो ये फिरदौस कांगा जी की शारीरिक बीमारी थी। आगे देखेंगे हम, तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यही इस चैप्टर के राइटर हैं। कौन? फिरदौस कांगा जी। तो फिरदौस कांगा जी भी हम जैसा कि देख रहे हैं अपनी व्हील चेयर पर ही दिखाई दे रहे हैं। तो कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम जैसा कि मैंने बताया है, तो कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी थी। वाज माई मेटाफर, मेरे लिए एक रूपक थी, फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड को लेकर, अर्थात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फिरदौस कांगा जी के लिए इंग्लैंड से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। एंड इट वाज स्ट्रेंज, और ये बड़ा अजीब था, विचित्र था, दैट व्हेन आई लेफ्ट इट, कि जब मैंने इसको छोड़ा, इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, तो ये जगह मेरे लिए कुछ और बन चुकी थी, अर्थात सामान्य से कुछ विशेष हो चुकी थी। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, तो मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग जी से मिला था, इसलिए फिरदौस कांगा जी के लिए जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी बहुत स्पेशल हो चुकी थी। आगे बढ़ेंगे। इट वाज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, तो इट वाज ऑन अ वॉकिंग टूर, ये एक पैदल यात्रा पर था कैम्ब्रिज को जाते हुए। दैट द गाइड मैंशनड स्टीफन हॉकिंग, कि गाइड जो उनके साथ गाइड कर रहे थे उन्हें, तो गाइडर थे, उन्होंने बताया स्टीफन हॉकिंग के बारे में, कहा पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति या बेचारा पुरुष, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो पूरी तरह से अक्षम है। दाउ ही इज़ वर्दी सक्सेसर टू इज़ाक न्यूटन, यद्यपि वो एक योग्य सक्सेसर क्या होता है? वंशज, उत्तराधिकारी किसके? टू इज़ाक न्यूटन के हैं। तो डिसेबल्ड होने के बाद भी जो स्टीफन हॉकिंग जी थे वो किसके वंशज थे या उत्तराधिकारी थे? इज़ाक न्यूटन, जो साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं, तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें बताया गया है। हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, और जिनकी चेयर वो रखते हैं, जो अपनी पद रखते हैं किसमें? यूनिवर्सिटी में, यानी कि अर्थात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में काम करते थे। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू कर दिया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, क्योंकि मैं बिल्कुल भूल चुका था, दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, कि यह जो सबसे प्रभावशाली और
पूरी तरह से लकवाग्रस्त जो खगोल शास्त्री विद थे, द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम, और लेखक हैं एक बहुत महान पुस्तक की जिसका नाम है ए ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम। ये पुस्तक स्टीफन हॉकिंग जी ने ही लिखी थी, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। और जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे हमारे स्टीफन हॉकिंग जी, वो एक हैं किसमें से, सबसे ज़्यादा बेचने वालों में से, यानी कि ये पुस्तक सबसे ज़्यादा सेल हुई है। बहुत बड़ी पब्लिसिटी इस बुक को मिली है, और उस बुक को बेचने वाले कौन थे, स्टीफन हॉकिंग जी। इसका आप ध्यान रखेंगे, लिव्ड हेयर, यहाँ रहते थे। मतलब बहुत बड़ा एक हर्ष था मन में फिरदौस कांगा जी में के मन में, किससे मिलकर, मिलने की चाह लेकर स्टीफन हॉकिंग से मिलने को। व्हेन द किंग वॉकिंग टूर वाज डन, और जब मेरा वॉकिंग टूर समाप्त हो गया, समाप्त कर लिया गया, आई रस्ड टू ए फ़ोन बूथ, तो मैं एक फ़ोन बूथ की ओर दौड़ा। कौन दौड़े, फिरदौस कांगा जी, ठीक है, मिलने के लिए जा रहे थे स्टीफन हॉकिंग से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और वहाँ पहुंचकर जब उनका पैदल यात्रा जो समाप्त हो गई, तो वो एक फ़ोन बूथ की ओर दौड़कर जाते हैं, एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड, और वहाँ फ़ोन बूथ पर जो एक डोरी लगी हुई थी, क्योंकि व्हील चेयर के साथ फ़ोन बूथ के अंदर फिरदौस कांगा जी नहीं जा सकते थे, उन्होंने बाहर से ही उस फ़ोन बूथ पर एक डोरी जो साथ में लगी हुई थी उसको बाहर खींचते हुए, लगभग टूटने ही वाली थी डोरी, उसको प्रयास करते हुए अपने तक लाए, सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, इसलिए यह मुझ तक पहुंच सकती थी बाहर। फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, तो मैंने स्टीफन हॉकिंग्स जी के घर के लिए फ़ोन लगाया। किसने लगाया, फिरदौस कांगा जी ने। आगे देखिए, देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, तो फ़ोन लगाने पर जो स्टीफन हॉकिंग जी थे उनके असिस्टेंट उस फ़ोन लाइन पर थे। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उनसे कहा, आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, कि मैं यहाँ आया हूँ इन अ व्हील चेयर, एक व्हील चेयर पर, फ्रॉम इंडिया, भारत से। ओके, भारत से इंग्लैंड के लिए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए व्हील चेयर पर आया हूँ। परहैप्स ही थॉट, शायद उन्होंने सोचा होगा या सोचा, आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, कि शायद मैंने व्हील चेयर पर रहकर ही अपने आप को धकेल कर सारे रास्ते लेकर आया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था। फ्रॉम इंडिया टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन इंडिया इन ब्रिटेन, और लिखने के लिए अपनी यात्राओं के बारे में ब्रिटेन में। आगे देखेंगे, आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू, तो आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे तो प्रोफेसर हॉकिंग्स को देखना था, मिलना था। इवन 10 मिनट्स वुड डू, 10 मिनट भी काफ़ी होते। हाफ एन आवर, आधा घंटा। ही सैड, जो व्यक्ति लाइन पर था उसने कहा, फ्रॉम 3:30 टू 4, 3:30 बजे से 4 बजे तक। मतलब जो व्यक्ति असिस्टेंट हॉकिंग्स जी का लाइन पर थे, उन्होंने फिरदौस कांगा जी को आधे घंटे का समय मिलने के लिए दे दिया। आगे देखेंगे बच्चों, एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक मुझे अपने पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हुई। ठीक है, ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, तो ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, अक्षम होते हुए बड़ा होकर, शारीरिक रूप से अक्षम होकर बड़ा होना, बड़े होकर यू गेट फेड अप, आप उदास हो जाया करते हैं, विद पीपल, लोगों से, लोगों के साथ, आस्किंग यू टू बी ब्रेव, जब लोग आपसे कहते हैं बहादुर होने के लिए। तो लोग, जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, उन्हें देखकर बहादुर होने की सलाह देते हैं। तो यहीं फिरदौस कांगा जी कह रहे हैं, एज इफ, मानो कि, यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच, मानो कि आपके पास एक हिम्मत का क्या है, अकाउंट है। वो तो हम कहेंगे, इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट,
मान लीजिए आपके पास यदि आपके पास करेज अकाउंट है, करेज अकाउंट का मतलब हिम्मत का अकाउंट, ऑन विच यू आर टू लेज़ी, और जिसमें से आप बहुत क्या हैं, लेज़ी हैं, लेज़ी का अर्थ आलसी, टू ड्राई चेक, एक चेक निकालने के लिए। कभी राइटर कहना चाहता है कि जो अक्षम लोग होते हैं उन्हें सलाह दी जाती है हिम्मत रखने की, मानो कि उनके पास हिम्मत का खजाना हो और वो अपने उस खजाने से हिम्मत निकालने के लिए बहुत आलसी हो। आगे बढ़ेंगे। द ओनली थिंग, एकमात्र जो चीज़ है, दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, जो आपको अधिक बलशाली बनाती है, इज़ सीइंग समबडी, वो किसी को देखना है, लाइक यू, ठीक आपकी तरह, अचीविंग समथिंग ह्यूज, प्राप्त करते हुए कुछ ह्यूज, ह्यूज मानी अपने से ज़्यादा उपलब्धि हासिल करना। तो कोई व्यक्ति मान लो अक्षम होकर आपसे अधिक बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तो उसे देखकर हमें हिम्मत मिलती है। आगे देखिए, देन यू नो, फिर आपको पता चलता है, हाउ मच इज़ पॉसिबल, कि कितना अधिक संभव है, एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। यू रीच आउट फर्दर, यहाँ कहानीकार कहता है फिरदौस कांगा जी के यू रीच आउट फर्दर, कि आप और आगे पहुँच जाते हैं, देन यू एवर थॉट, उससे कहीं ज़्यादा जितना कि आपने सोचा, यू कुड, जितना आप सोच सकते थे, मतलब जितनी आपने मन में किसी चीज़ को सोचा है और आप किसी को अधिक प्राप्त करते हुए व्यक्ति को देखते हैं तो आपके मन में स्वयं पॉसिबिलिटी आ जाती है, आप उससे कहीं ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं रहा हूँ, सैड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, तो उनकी जो डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस थी, किसकी, स्टीफन हॉकिंग जी की अदृश्य शरीर वाली कंप्यूटर वॉइस ने कहा। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। आगे देखिए, श्योरली, निश्चित रूप से, आई वॉन्टेड टू से, मैं कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज ए चॉइस, तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता था, कांगा जी कहते हैं कि मैं ये पूछना चाहता था या बताना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली, रचनात्मक रूप से जीवित रहना, जिंदा रहना, विद द रियलिटी, और इस वास्तविकता के साथ, ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग, अपनी बिखरने वाले शरीर के साथ, अर्थात जिस तरह स्टीफन हॉकिंग जी अपने शरीर के साथ रह रहे थे और कांगा जी भी अपने शरीर के साथ रह रहे थे, उस अक्षम शरीर के साथ रहना वाज ए चॉइस, क्या कोई पसंद हो सकती थी। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा, मैंने कोई प्रश्न नहीं किया, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, क्योंकि मैं हर बार दोषी महसूस करता था। आई स्पोक टू हिम, मैंने स्टीफन हॉकिंग जी से कहा या बोला, फोर्सिंग हिम, उनको मजबूर करते हुए, टू रेस्पॉन्ड, उत्तर देने के लिए। देयर ही वाज टैपिंग द लिटिल स्विच, वहाँ वो अपनी व्हील चेयर पर थे जहाँ वो टैपिंग द लिटिल स्विच, छोटे छोटे स्विच को क्या कर रहे थे, दबाते हुए प्रयास कर रहे थे, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, और कोशिश करते हुए शब्दों को पाने की, ऑन हिज कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हॉकिंग जी के व्हील चेयर पर कंप्यूटर था और उस कंप्यूटर पे देयर वर सो मैनी बटन्स, बहुत से बटन्स थे, और उन्हें दबाकर वो अपने मन में आने वाले विचारों को व्यक्त करते थे। तो कांगा जी के कुछ प्रश्नों को पूछने पर उनका उत्तर देने के लिए उन्होंने टैपिंग की कोशिश की, वर्ड्स कंप्यूटर स्विचेस को दबाने के लिए, विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, अपनी बाईं तरफ के थोड़े से गति के साथ
या मूवमेंट के साथ हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, जो उनकी लंबी और पीली क्या थी, उंगलियां पीली पड़ चुकी थी। लकवे के कारण उनके बॉडी में फुल ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता था, जिसकी वजह से उनकी उंगलियां पीली रहती थी और उन पीली उंगलियों से वो बटन दबाने की कोशिश कर रहे थे। एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन। तो एवरी सो ऑफन, हर बार, हिज आइज़, उनकी आंखें, वुड शट, बंद हो जाया करती थी, इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉस्टेशन, बड़े उदासी से भरे हुए थकान के कारण। अर्थात बहुत प्रयास करने के बाद भी जब हॉकिंग जी बटन दबाने में असमर्थ हो जाते थे तो वो उदास हो जाते थे और बहुत थकान महसूस करते थे। एंड सिटिंग अपोजिट टू हिम, और बैठते हुए उनके सामने, अपोजिट टू हिम मानी उनके सामने, आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं महसूस कर सकता था उनकी एंग्विश। एंग्विश क्या होती है, मन में जो अपनी परेशानी को लेकर घृणाती, उसको महसूस कर सकता था। द माइंड, उस मन को भी मैं महसूस कर सकता था, बियॉन्ड विद थॉट्स, जो विचारों से परे था। दैट केम आउट इन फ्रोज़न फ्रेसेस, और वे विचार जो उनके मन में थे, उन विचार, दैट केम आउट, जो बाहर आए, इन फ्रोज़न फ्रेसेस, जमे हुए वाक्यांशों के रूप में, एंड सेंटेंसेस, वाक्यों के रूप में, स्टफ एज कॉर्पसेस, मानो कि कोई मृत शरीर सामने आता हो। इस रूप में हॉकिंस जी अपने मन के विचारों को व्यक्त किया करते थे। ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक, बहुत से लोग सीम टू थिंक, ये सोचते हुए प्रतीत होते हैं, दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, कि जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग होते हैं या निशक्त लोग होते हैं, वो बहुत लंबे समय तक दुखी होते हैं। अनहैप्पी कहते हैं दुखी। तो हम लोग उनके मन में ये एक धारणा रखते हैं कि जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, फिजिकली टॉर्चर्ड लोग होते हैं, वो दुखी होते हैं, ऐसा मन में लोगों के विश्वास रहता है। तो आई सैड, मैंने कहा, आई नो, मैं जानता हूँ, दैट इट इज़ नॉट ट्रू माई सेल्फ, कि ये मेरे लिए सही नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या तुम अक्सर अंदर से हंस रहे होते हो। अबाउट 3 minutes लेटर, लगभग 3 मिनट के उपरांत, ही रेस्पॉन्डेड, उन्होंने उत्तर दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग, मुझे बड़ा ये मनोरंजक लगता है या मैं इसको बड़ा मनोरंजक पाता हूँ, वैन पीपल पैट्रोनाइज मी, कि जब लोग मुझ पर दया करते हैं। पैट्रोनाइज कहते हैं सहानुभूति रखना, दया दर्शाना। आगे बढ़ेंगे बच्चों। एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग, और क्या आप इसको क्रुद्ध कर देने वाला पाते हैं, व्हेन समवन लाइक मी, जब कोई व्यक्ति लाइक मी कम्स, मेरी तरह आपके पास आता है, एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क, और आपके काम में आपको इस तरह परेशान करता है। तो बहुत से प्रश्न कांगा जी हॉकिंस जी जब पूछ रहे होते हैं, और इस प्रश्न के माध्यम से उनके मन में भी ये रहता है कि शायद वो किसी न किसी प्रकार से हॉकिंग जी का समय लेकर उन्हें परेशान ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने ये प्रश्न हॉकिंग जी के सामने रखा। द आंसर फ्लैश्ड, अब हॉकिंग जी की तरफ से ये उत्तर अचानक आता है, यस, हाँ, उन्होंने पॉजिटिव आंसर दिया कि आप मुझे परेशान कर रहे हो। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, फिर वो अपनी एक तरफा हंसी से मुस्कुराए। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, कि बिना भावुक हुए और सिली मूर्ख बने, दैट आई वॉज लुकिंग, कि मैं देख रहा था, एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, मैं संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति को देख रहा था। एट फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग, तो पहली जो ग्लिम्स कहते हैं झलक, नज़र, तो हम जब पहली नज़र में उनको ऑफ हिम, उनकी जो पहली झलक होती थी, इज़ शॉकिंग, वो बहुत अचंभित कर देने वाली होती थी। बिकॉज, क्योंकि ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, कि वो अभी भी एक फ़ोटोग्राफ की तरह दिखते थे। एज इफ़, मानो कि, ऑल दोज पिक्चर्स,
कि उनके जो जितने भी सभी पिक्चर्स थी, तस्वीरें थी ऑफ हिम, उनकी इन मैगजीन्स में एंड न्यूज़पेपर्स में हैव टर्न्ड 3 डायमेंशनल, वो अब त्रिआयामी हो चुकी थी। अर्थात जब स्टीफन हॉकिंग जी कांगा जी के सामने आए तो उन्हें जितनी तस्वीरें उन्होंने हॉकिंग जी की देखी थी वो जीवंत दिखाई दी। उन्हें हॉकिंग जी को देखकर फ़ोटोग्राफ्स की याद आ जाती है और उन्हें वही तस्वीर दिखाई देती है जो उन्होंने तस्वीर में अब तक देखी थी। आगे बच्चों देखेंगे, देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प। तो देन यू सी द हेड ट्विस्टेड, तब आप देखते हैं एक हेड मानी सिर को, ट्विस्टेड जो घूमा हुआ था या ऐठा हुआ था साइडवेज एक तरफ की ओर, इनटू अ स्लम्प, अपने एक कंधे की तरफ। तो अभी मैंने जो हॉकिंग जी का आपको चित्र दिखाया था उसमें आपने देखा था कि हॉकिंग जी की जो गर्दन थी वो एक तरफ ऐठी हुई थी और एक कंधे की तरफ झुकी हुई थी। एंड द टॉर्सो श्रंक, और टॉर्सो कहते हैं धड़ के लिए, वो सिकड़ा हुआ इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, जो सिकड़ा हुआ उनका धड़ था वो किसके अंदर था? पेल ब्लू शर्ट, पीले नीले रंग की शर्ट के अंदर। एंड द वेस्टेड लेग्स, और जो उनकी टांगें थीं वेस्टेड थीं। वेस्टेड का मतलब बच्चों बेकार हो चुकी थी, पैरालिसिस की वजह से उनका जो लेग्स थी हॉकिंग जी की वो यूज़लेस थी। यू लुक एट हिज आइज़, आप उनकी आंखों को देखते हैं, विच कैन स्पीक, जो बोल सकती थी। अर्थात हॉकिंग जी की आंखें बहुत कुछ बतलाती थीं। स्टिल मानी अब भी, एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज, और वे आंखें बहुत कुछ कह रही हैं, एंड अर्जेंट, और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कह रही हैं। अर्जेंट कहते हैं बहुत, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट, ये बड़ा मुश्किल था कि वो आंखें क्या कह रही हैं, ये बतलाना मुश्किल था। बट यू आर शेकन, लेकिन आप हिला दिए जाते हैं, बिकॉज यू हैव सीन समथिंग, क्योंकि आप देख रहे हो या देख चुके हैं, यू नेवर थॉट कुड बी सीन, कि आपने ऐसी चीज़ को देखा है जो आप कभी सोच नहीं सकते या जिसको आपने कभी देखा ना हो। What do you think is the best thing about being disabled? अब फिरदौस कांगा जी ने फिर एक प्रश्न पूछा, What do you think, आप क्या सोचते हैं, is the best thing, सबसे अच्छी चीज़ होती है about being disabled, शारीरिक रूप से अक्षम होने के संबंध में। तो शारीरिक रूप से अक्षम होने के संबंध में सबसे अच्छी चीज़ आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? I had asked him earlier, मैंने पहले ही उनसे ये पूछा था। I don't think there is anything good about being disabled। तो यहाँ हॉकिंग जी हमारे आंसर देते हैं टू कांगा जी को, I don't think, मैं नहीं मानता, there is anything, कि कोई चीज़ होती है गुड, अच्छी, about being disabled, अक्षम होने के लिए। तो अक्षम यदि कोई व्यक्ति है शारीरिक रूप से तो उसके लिए कुछ अच्छा हो, ऐसा हॉकिंग जी का मानना नहीं था। I think, मैं सोचता हूँ, I said, मैंने कहा, do you do discover how much kindness there is in the world। तो आपने ये खोजा तो है कि how much kindness, कितनी दया इस संसार में, काइंडनेस कहते हैं बच्चों दया, तो कितनी ज़्यादा दया there is in the world, इस संसार में दया है। तो संसार में जितने भी लोग हैं अक्षम लोगों को देखकर उनके प्रति दया का भाव दर्शाते हैं और उनकी दया को देखकर पता लगता है कि संसार में दयावान लोगों की कोई कमी नहीं है। यस, तो यहाँ पर जो यस है ये हॉकिंग जी ने यस कहकर उत्तर देते हैं। ही सैड, उन्होंने कहा, इट वाज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइज़र। तो यह एक डिसएडवांटेज, इसको हम कहेंगे कि एक नुकसान था या मतलब एक हानि वाली बात थी ऑफ हिज वॉइस की, उनकी आवाज़ जो सिंथेसाइज़र थी, यानी कि किसी मशीन के द्वारा उनकी जो विचार थे उन्हें साउंड में बदला जाता था। दैट इट कुड
कन्वे नो रिफ्लेक्शन, और उस आवाज़ के द्वारा या उस कंप्यूटराइज साउंड के द्वारा जो कुछ बतलाया जाता था वो कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, उसमें कोई उतार चढ़ाव वाली बात नहीं हुआ करती थी, और उनके मन के मनोभाव पता नहीं चल पाते थे। नो शेड्स, ना ही उनके विचारों की कुछ गहराइयाँ पता लगती थीं, और टोन और ना ही स्वर से उनके कुछ मन के संवेगों का पता चल पाता था। केवल मैसेज मिलता था, और मैसेज के माध्यम से हमें उनके मन के विचार तो मिलते थे, लेकिन उनके मन के मनोभाव या संवेग या संवेदनाएं क्या होती थीं वो पता नहीं चल पाती थीं। एंड आई कुड नॉट टेल, और मैं नहीं बतला सका, हाउ एंथुसियास्टिकली, कि मैंने कितनी उत्साहपूर्वक, तो एंथुसियास्टिकली ही एग्रीड विद मी, इसके बावजूद भी वो कितनी उत्साहपूर्वक मेरे साथ बातें करने के लिए राज़ी हुए। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्नड माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, तो एवरी टाइम, हर बार, आई शिफ्टेड, मैंने अपने आप को शिफ्ट किया या संतुलित किया, इन माई चेयर, अपनी इस कुर्सी में, और टर्न माई रिस्ट, और मैंने अपनी कलाई को घुमाया, टू वॉच द टाइम, समय को देखने के लिए। अर्थात फिरदौस कांगाजी को जैसा कि आधा घंटा दिया गया था, और उस आधे घंटे में वो स्टीफन हॉकिंग से बहुत कुछ जानना चाहते थे, इसीलिए उनका ध्यान समय पर भी था, और समय की गति पर भी उनका ध्यान जब जाता था तो वो थोड़े से विचलित होते थे। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन, मैं चाहता था उपयोग करना हर मिनट का या हर पल का, ऑफ 30 मिनट्स, जो 30 मिनट्स में समाये हुए थे, तो मैं कोई भी पल गंवाना नहीं चाहता था, काउंट मानी गिनते हुए। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ, और उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ी ह्यूज रिलीफ मानी राहत की सांस या चैन, बहुत बड़ा चैन महसूस किया। एंड एक्सहिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, और मैंने एक बहुत बड़ा रोमांच भी महसूस किया, इन द पॉसिबिलिटीज़, संभावनाओं में, ऑफ माई बॉडी, जो मेरे शरीर में थी। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, तो हॉकिंग जी को देखकर, उनसे मिलने के बाद फिरदौस कांगाजी ने कहते हैं कि हाउ लिटिल इट मैटर्ड, कि ये कितनी छोटी बात हो जाती है, देन मानी तब, कि आई वुड नेवर वॉक, कि मैं कभी चल नहीं पाया, और इवन स्टैंड, और खड़ा भी नहीं हो पाया, या ना ही हो पाऊँगा। अर्थात यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग जी जैसे कि पूरी तरह से टोटली फिजिकली डिसेबल्ड थे, उनका शरीर कार्य नहीं करता था, यहाँ तक कि फिरदौस कांगाजी तो कम से कम व्हील चेयर पर बैठकर अपने हाथ पैरों से कुछ कार्य कर सकते थे। तो इसको लेकर उनके मन में मिलने के बाद कुछ संतोष आया या संतुष्टि हुई। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, हाउ ही हैड बीन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लीशे फॉर मी, कि उनसे मिलना या वो मेरे लिए या सबके लिए कितनी बड़ी प्रेरणा रहे हैं, बियॉन्ड क्लीशे फॉर मी, मेरी कल्पना की सीमा से परे। एंड श्योरली, और निश्चित रूप से, फॉर अदर्स, वे केवल मेरे लिए ही प्रेरणा नहीं है, निश्चित रूप से अन्य सभी के लिए भी हैं। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या इस विचार ने उनकी मदद नहीं की है? नो, ही सैड, उन्होंने कहा, आई थॉट, मैंने सोचा, हाउ फुलिश, कि कितना मूर्ख रूप से या मूर्खता से, आई वाज टू आस्क, तो ये प्रश्न मुझसे किया गया। व्हेन योर बॉडी, जब आपका शरीर, इज़ एक क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम, क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम कहते हैं एक बंद जगह, छोटी जगह में किसी चीज़ का समाना या उसे लिमिटेड कर देना, ठीक है। तो जैसा कि हॉकिंग जी का शरीर क्या था, एक व्हील चेयर पर लिमिटेड हो गया था। एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोयर, और जो उस चेयर की जो भी उसके अंदर
जगह थी, स्पेस थी, वो वॉल्स थी, वो क्या होती, ग्रोइंग नैरोअर, वो और संकीर्ण होती जा रही थी डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। इट डज़ नॉट डू मच गुड, तो इस चीज़ ने कुछ अधिक अच्छा नहीं किया। टू नो, ये जानना, दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग, कि कुछ लोग होते हैं बाहर, जो बाहर से मुस्कुराते हैं, आउटसाइड मानी मुस्कुराते हुए हैं, विद एडमिरेशन, बाहर से तो प्रशंसा में मुस्कुराते हैं, टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, आपको अभी भी सांस लेते हुए देखकर। अर्थात इतनी बड़ी बीमारी, इतनी बड़ी जो सफरिंग है, उसको उससे पीड़ित होने के बाद भी कुछ लोग ये मानते हैं कि यदि अगर अक्षम लोग इस तरह जीवित हैं, इस तरह सांस ले रहे हैं, तो ये भी उनके लिए एक प्रशंसा का विषय होता है। आगे देखिए, इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, तो क्या कोई सलाह है यू कैन गिव, जो आप दे सकते हैं डिसेबल्ड पीपल के लिए, अक्षम लोगों के लिए, समथिंग दैट माइट, कोई ऐसी चीज़ जो दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जो जीवन को अधिक अच्छा बना सके। तो यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन करते हैं ये हमारे कांगा जी स्टीफन हॉकिंग से, क्या कुछ कोई ऐसी सलाह है उनके पास अक्षम लोगों के लिए। तो वो यहाँ पर हॉकिंग जी कहते हैं, दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। दे शुड कंसंट्रेट, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, कंसंट्रेट, अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऑन व्हाट, उस चीज़ पर, दे आर गुड एट, जिसमें वो बहुत अच्छे हैं। अर्थात जिन गुणों में अक्षम लोग अपनी कुशलता रखते हैं, उन्हें उन गुणों पर ध्यान देकर अपने आप को आगे बढ़ाने का, आगे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। द हाफ आवर वाज अप, अब जो आधा घंटा था वो समाप्त हो गया। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई हैव अनॉयड यू एनफ, कि मैंने आपको अधिक नाराज़ कर दिया है। ठीक है। आई सेड, मैंने कहा, ग्रीनिंग, मुस्कुराते हुए, थैंक यू फॉर, लेकिन फिर भी इन सब के लिए आपका धन्यवाद। तो यहाँ पर लास्ट में कांगा जी, जैसा कि मैंने बताया है कि मुलाकात करने के बाद सोचते हैं कि मैंने शायद हॉकिंग जी को किसी न किसी तरह से परेशान किया है, तो वो यहाँ एक जुमला भी रखते हैं कि आई हैव अनॉयड यू एनफ, शायद मैंने आपको थोड़ा नाराज़, काफ़ी नाराज़ किया है। तो ये मुस्कुराते हुए कहते हैं और साथ ही साथ धन्यवाद भी देते हैं। आई टच हिज शोल्डर, मैंने उनके कंधे को टच किया, छुआ, एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और उस गर्मी की शाम को मैं अपनी कुर्सी पर उनके कमरे से बाहर आ गया। तो यहाँ पर फिरदौस कांगा जी यहाँ लिखा हुआ है, फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, ये उनकी द्वारा लिखी गई एक बुक है, और इससे ये कहानी या जो उनकी घटना थी जीवन से संबंधित, वो आप तक दी गई है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये यहाँ पर फिरदौस कांगा जी ने अपना जो एक्सपीरियंस था जीवन का, मिलने का स्टीफन हॉकिंग जैसे एक महान साइंटिस्ट से मिलन का, उसको वर्णित किया है, हम तक पहुँचाया है, और हमने इसको उस पाठ को पढ़कर समझा है। तो मैं आशा करूँगा कि आपको इस पाठ का हिंदी मीनिंग समझ में आया होगा, और फिर से देखकर वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करेंगे। पीडीएफ से मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कार्य है आप तक भेज रहा हूँ, फेयर कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे।